हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं कंप्लीट हिस्ट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ इसमें हमारे भारतीय समाज सुधार आंदोलन भी हमने टॉपिक शामिल किया है। तो जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट हैं और सभी पैट के एग्ज़ाम को देखते हुए जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हमने एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करी है। और एग्ज़ाम के दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकते थे तो हमने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में और बहुत ही इफ़िशिएंट तरीके से उन्हें कवर किया है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहली बात हमारी शुरू होती है भारतीय समाज सुधार आंदोलन से। तो जो समाज सुधार आंदोलन है, समाज सुधार आंदोलन हमारे अलग अलग धर्मों के देखने को मिलते हैं, जिसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, इन सभी धर्मों की बात होती है। अब इसमें बात आती है पहली हमारी हिंदू धर्म की, और हिंदू धर्म में एक समाज की स्थापना होती है, ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। अब राजा राम मोहन राय, राजा की जो इन्हें उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा जो थी भारत में एक कुरीति थी, इसको बैन करवाया था विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में। तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को बैन करवाया विलियम बेंटिंग की सहायता से। उसके बाद में इन्हीं के सहयोगी थे एक देवेंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1829 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। इनके बाद में फिर राजा राम मोहन राय के एक और सहयोगी थे केशव चंद्र सेन। इन्होंने बनाया भारतीय ब्रह्म समाज, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी केशव चंद्र सेन ने 1866 में। तो गाइस, ब्रह्म समाज अलग है और भारतीय ब्रह्म समाज अलग है। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय हैं और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन हैं। अब केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर ये दोनों ही राजा राम मोहन राय के साथ काम करते थे, और दोनों ही बाल विवाह के बारे में विरोध करते थे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था 12 वर्ष की आयु में, क्योंकि अच्छा रिश्ता आ गया था बिहार के राजा का। तो इसी वजह से अब केशव चंद्र सेन ने गलती करी। इसी के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में हो गया विवाद। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने अलग बनाया तत्वबोधिनी सभा, और केशव चंद्र सेन ने बनाया अलग भारतीय ब्रह्म समाज। अब केशव चंद्र सेन को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ कि इन्होंने बाल विवाह कराया, तो इसीलिए बाद में इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाया केशव चंद्र सेन ने 1872। जो शादी की आयु थी लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष, उसमें निर्धारित की गई थी नेटिव मैरिज एक्ट में केशव चंद्र सेन के द्वारा। फिर आगे बात आती है हमारी 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और इन्होंने लॉर्ड कैनिंग की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया। यानी जो सती होती थी, तो अगर मान लो सती प्रथा की बात आती है तो सती होने से जो जो बचना चाहते हैं वो बैठ जाओ मतलब बैंटिंग। और अगर मान लो सती के बाद में दिक्कत शुरू होती है किसकी, विधवा की। और विधवा कौन कौन पुनः विवाह करना चाहती है, तो कौन कौन से बना, कैनिंग। तो सती प्रथा बैंटिंग और विधवा विवाह कैनिंग। और भारतीय में अगर नाम आएगा तो विधवा पुनर्विवाह में तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। और भारतीय हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में। फिर बात आती है हमारी प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है प्रार्थना समाज के साथ। तो 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है ये हमारा 1875 का आर्य समाज, और आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती को ही भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। अब जो दयानंद सरस्वती थे ये भारतीय शांति का जनक क्यों कहे जाते थे, इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि इन्होंने 2 आंदोलन चलाए थे, एक तो शुद्धि आंदोलन और एक गौ रक्षा आंदोलन। तो गौ रक्षा आंदोलन आज भी विवादित रहता है। कई बार अगर देखा जाए हिंदू मुस्लिम्स के बीच में विवाद हो जाता है गौ रक्षा को लेकर। तो गौ रक्षा आंदोलन इनका एक विवादित आंदोलन था। और दूसरा शुद्धि आंदोलन, यानी जो व्यक्ति
मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, जो हिंदू धर्म के थे, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लेके आया जा रहा था, तो उसके लिए चल रहा था शुद्धि आंदोलन। तो ये दोनों ही आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के विवादित थे और इसी कारण इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा गया। इसके अलावा भारतीय शांति का जनक आर्य समाज को भी कहा गया, क्योंकि ये इन्हीं का ही था। और इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम आता है भारतीय शांति का जनक, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। उन्हें भी भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी बात आती है फिर 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। मैडम हेलेना ब्लावास्की द्वारा की गई और कर्नल हेनरी द्वारा। तो मैडम हेलेना और कर्नल हेनरी ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की न्यूयॉर्क में। और 1875 में ही अभी हमने देखा जो हमारा आर्य समाज है इसकी भी स्थापना हुई। और 1875 में ही मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना होगी सर सैयद अहमद खां के द्वारा, जो बाद में हमारा एएमयू के रूप में जाना जाएगा। तो 1875 में तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद में फिर बात आती है 1897 में रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन अगर देखा जाए इसकी स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने शिकागो में एक धर्म सभा हुई थी और उस धर्म सभा में भारतीयों का नेतृत्व किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर एक मिशन चलाया, रामकृष्ण मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसके अलावा हमारे कुछ अन्य समाज हैं, जैसे वेद समाज। तो वेद समाज की अगर बात आती है तो श्री धरलू नायडू मद्रास, इसकी स्थापना श्री धरलू नायडू ने करी थी मद्रास में। और देव समाज की बात करें, वेद समाज अलग है और देव समाज अलग है। देव समाज की स्थापना शिव अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें धर्म समाज, तो इसकी स्थापना राधा कांत देव द्वारा की गई थी। तो धर्म समाज हमारा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि धर्म समाज की स्थापना किसने की, राधा कांत देव। फिर बात आती है आर्य महिला समाज। तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई। यंग वंग आंदोलन हेनरी विवियन डोरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था और ये आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि भी माने जाते थे, हेनरी विवियन डोरोजियो, और इन्हीं के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात आती है हमारी मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन। तो इसमें पहला हमारा आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन और इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां और इन्होंने 1875 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1920 में एएमयू के नाम से जाना गया, जिसको हम कहते हैं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है फिर हमारा अहमदिया आंदोलन या कादियानी आंदोलन। इसे अहमदिया आंदोलन भी कहते हैं और कादियानी आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था कादियानी आंदोलन। और इन्होंने पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नामक शहर से इसकी शुरुआत की थी। और इन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को एक कृष्ण का अवतार और एक और पैगंबर कहा था, तो ताकि इसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ही के लोग जुड़ सकें, तो इसीलिए इन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार भी बताया और खुद को पैगंबर का भी अवतार बताया। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसमें भागीदार थे। नेक्स्ट था फिर अगला हमारा बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान बरेलवी थे और इस आंदोलन का जो मुख्य स्वरूप था और मुख्य केंद्र पटना में था और इसका मुख्य स्वरूप था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। तो दारुल हर्ब से मतलब था कि काफिरों के देश से इस्लाम के देश में बदलना। तो ये एक धार्मिक आंदोलन था, तो इसी वजह से इसने कभी भी राष्ट्रीय स्वरूप नहीं लिया, क्योंकि ये डायरेक्ट इस्लाम धर्म की बात कर रहा था और बाकी सभी जितने आंदोलन थे वो सभी भारतीयों की बात करते थे, लेकिन ये पर्टिकुलर इस्लाम की बात करता था। तो इसीलिए दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की, यानी कि काफिरों के देश से इस्लाम का देश बनाना भारत को। और इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां बरेलवी और इसका मुख्य केंद्र था पटना। फिर आता है हमारा देवबंद आंदोलन। इसकी शुरुआत 1866 में सहारनपुर के देवबंद से हुई थी और इसकी शुरुआत करी थी कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा। और देवबंद आंदोलन कांग्रेस का पूर्णतः समर्थक था, इसने कांग्रेस का पूरा साथ दिया था आज़ादी की लड़ाई में। तो ये देवबंद आंदोलन कांग्रेस का समर्थक था। फिर बात आती है हमारे दलित समाज आंदोलन। इसमें हमारा एक चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सत्य शोधक समाज, और सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फूले ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी और पेरियार के द्वारा किया गया था। और जो रामास्वामी और पेरियार थे, इन्होंने रामायण की रचना तमिल भाषा में की गई थी और उस रामायण को सच्ची रामायण के नाम से भी जाना गया।
नेक्स्ट आता है हमारा बाइकॉम सत्याग्रह। तो बाइकॉम सत्याग्रह ये केरल में मंदिर में प्रवेश को लेकर, जो नीची जातियां थी और दलित समाज था, उसे केरल में मंदिर में प्रवेश को लेकर किया गया था बाइकॉम सत्याग्रह। और इसकी शुरुआत करी गई थी नारायण गुरु, एन कुमारन और टी.के. माधवन के द्वारा। और इस आंदोलन में गांधी जी ने मध्यस्थता की थी और श्रावणकोर की महारानी से समझौता किया था कि मंदिर में भी सभी को प्रवेश दिया जाए। तो बाइकॉम सत्याग्रह ये केरल का था। इसमें नारायण गुरु, एन कुमारन और टी.के. माधवन तीनों ही प्रमुख नाम थे और गांधी जी की मध्यस्थता इसमें मेन थी। अन्य कुछ प्रमुख प्रथाएं हैं। तो कुछ प्रथाएं जैसे ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग के द्वारा हुआ था और उन्होंने इसके लिए कर्नल स्लीमन की नियुक्ति की थी। इसके अलावा लॉर्ड बेलेजली। तो लॉर्ड बेलेजली ने शिशुवध अगर देखा जाए तो जैसे आज भी अगर देखा जाए कि बच्चे का जन्म होता है, अगर बालिका पैदा हुई हो तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो बेलेजली के समय से ही शिशुवध को हत्या माना जाने लगा था। फिर बात आती है नरबलि प्रथा। ये उस समय और आज भी अगर देखा जाए खोंड जनजाति में फेमस थी। तो खोंड एक जनजाति होती है, इसमें नरबलि प्रथा सबसे फेमस है। और ये लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम थे, उनके समय में उन्होंने कैंपबेल की नियुक्ति की थी इस प्रथा को रोकने के लिए। तो नरबलि प्रथा में लॉर्ड हार्डिंग ने कैंपबेल की नियुक्ति की। नेक्स्ट आता है हमारा दास प्रथा। दास प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड एलन बरो ने काम किया था। फिर बात आती है सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो था ये था 1872 में। फिर बात आती है बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा एक्ट ये हमारा 1929 में आया, जो बाल विवाह को रोकने के लिए लागू किया गया था 1929 में। और स्त्री शिक्षा के लिए 1906 में डी.के. कार्वे एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया। डी.के. कार्वे द्वारा 1906 में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमारी स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो 1877 में दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार पहली बार लगा था। दिल्ली दरबार प्रथम ये लगा था लिटिन के समय में। और इस समय रानी विक्टोरिया आई थी और उन रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। और ये जो केसरे हिंद की उपाधि थी ये भारत में केवल दो ही व्यक्तियों को मिली थी। एक तो रानी विक्टोरिया जब आई भारत में तो उन्हें मिली, और दूसरे जो गांधी जी थे, तो गांधी जी ने जब हम भारत आए थे 1915 में तो उस समय अंग्रेजों की सहायता करी थी, इसीलिए अंग्रेजों ने खुश होकर उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद में बात आती है 1878। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और इसने सभी प्रेस के ऊपर सेंसर लगा दिया था। मतलब जितने भी हमारे अगर देखा जाए न्यूज़पेपर वगैरह है वो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं छाप सकते थे, तो उसी को बोला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड मेटकॉफ। फिर बात आती है 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी, जो भी हमने बात करी थी, मैडम हेलेना और कर्नल हेनरी के द्वारा। और इसी दौरान आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में ही दयानंद सरस्वती के द्वारा। और मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा, जो बाद में एएमयू के नाम से जाना गया। फिर बात आती है 1885 की। तो 1885 में हुई कांग्रेस की स्थापना और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन हुम। और इन्होंने डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन था उस समय का वायसराय, उसके कहने पर इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। और इस कांग्रेस का अगर हम देखा जाए मतलब क्या निकलता है, तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। और कांग्रेस जो शब्द आया था ये आया था अमेरिका से। तो कांग्रेस शब्द जो है वो है अमेरिका का, जिसका मतलब था लोगों का समूह। तो ये आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से लिया गया। और भारत में ये एलन ऑक्टेवियन हुम ने डफरिन के कहने पर बनाई थी संस्था, और इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया, जिस कारण इसका जो अधिवेशन था वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। अब इसका हर साल अधिवेशन होगा। तो 85 के बाद ये अधिवेशन था 86 में। और 86 में अगर बात आती है तो 86 में कोलकाता में हुआ और इसके जो बनाए गए अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी व्यक्ति थे। उसके बाद में 1887 में हुआ मद्रास में, और मद्रास में बदरुद्दीन तैयब को बनाया गया, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति थे। उसके बाद में 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसमें जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया और ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे। तो यहाँ पे हम एक बंगाली व्यक्ति, एक पारसी व्यक्ति और एक मुस्लिम व्यक्ति और एक अंग्रेज व्यक्ति देखते हैं। तो यानी कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस ये दर्शाना चाहता था कि वो धर्मनिरपेक्ष है, तो इसीलिए उसने अलग अलग धर्मों के लोगों को अध्यक्ष बनाया। फिर आगे आते हैं हम
हमारा 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और 1895 शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इन दोनों ही महोत्सव के कारण ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक बोला गया था 1905 में, जब हमारा बंगाल विभाजन होता है तब, क्योंकि उस समय इन्हीं गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का प्रयोग कर जो बंगाल विभाजन होगा उसका विरोध होगा। आगे आता है हमारा नेक्स्ट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई, जिसे बाद में 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और 1916 में इसका नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। फिर बात आती है 1903 में। तो 1903 में दिल्ली दरबार दूसरा लगा, और ये लॉर्ड कर्जन के समय लगा। इस समय बंगाल में काफ़ी ज़्यादा अकाल आया हुआ था, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बंगाल में दिक्कत चल रही थी। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, और यहाँ पर कांग्रेस को बने हुए लगभग 1885 से 1905 तक लगभग 20 साल हो गए, और जब 20 साल का यहाँ पे हमें 1905 तक ये गैप देखने को मिलता है, तो इस कारण यहाँ पर काफ़ी सारा विवाद होगा, और कांग्रेस में नया दल निकल के आएगा, उदारवादी और उग्रवादी। तो दो भागों में बटेगी कांग्रेस यहीं से, क्योंकि 20 साल में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं होगा, और वो भारतीयों का अगर देखा जाए तो भारतीयों के खिलाफ ही जितने भी अंग्रेज काम कर रहे हैं, तो वही काम दोबारा होते रहेंगे। तो इसीलिए कांग्रेस डिवाइड हो जाएगा, एक उदारवादी और एक उग्रवादी, जिसे हम गर्म दल और नरम दल के नाम से भी जानेंगे। फिर 1905 में जो बंगाल विभाजन का फैसला आया कर्जन के समय में, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। तो कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की बात कही थी, और इन्होंने प्रशासनिक आधार पर बंगाल को विभाजित करने की बात कही थी, लेकिन बंगाल विभाजित करने का इनका मुख्य कार्य जो था वो था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। अब जो बंगाल विभाजन का फैसला था वो 20 जुलाई 1905 को आया था, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, और उसके बाद में 16 अक्टूबर 1905 को ये फैसला लागू हुआ, और इस दिन को लोगों ने शोक दिवस और राखी के दिवस के रूप में मनाया। लोग काफ़ी दुखी थे, और उन्होंने एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को राखी बांधी, इसीलिए से राखी दिवस के रूप में मनाया। तो जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन में आपको तीनों डेटें याद रखनी है, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कब फैसला आया, कब उसके खिलाफ मीटिंग हुई, और कब ये फैसला लागू हुआ। फिर बात आती है, अब अंग्रेजों ने इस बात का फ़ायदा उठाया। हिंदू और मुस्लिम जब अलग हुए तो उन्होंने मुस्लिमों से एक अलग पार्टी बनवाई, जो पार्टी 1906 में बनवाई मुस्लिम लीग के नाम से, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना लॉर्ड मिंटो के द्वारा हुई, और इन्होंने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां को बुलाया इसके लिए, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने अपने अध्यक्ष आगा खां को इसके लिए भेजा था। तो आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से जाके मिला था ढाका के नवाब सलीमुल्लाह कहने पर, और इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना की। उसके बाद में फिर हमारा 1906 में ही जब ये सारी बातें हुई कि बंगाल का विभाजन भी हो गया और मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई, तब कलकत्ता अधिवेशन में इन्हीं बातों को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य हो गया विवाद। अब जब दोनों में विवाद हो गया, तो एक तो यही विवाद था कि बंगाल का विभाजन हो गया, और दूसरा मुस्लिम लीग की भी हो गई स्थापना, और इसीलिए उदारवादी चाहते थे कि हमारा अध्यक्ष बने, और उग्रवादी चाहते थे हमारा अध्यक्ष बने। अब जब दोनों में विवाद हो गया, तो दोनों का विवाद निपटाने के लिए अध्यक्ष बनाया गया दादा भाई नौरोजी को, और दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्वराज का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। फिर 1907 में, अब 1906 का विवाद तो निपट गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी काफ़ी ज़्यादा सीनियर व्यक्ति थे, तो सभी उनकी बात को मानते थे, तो ये विवाद तो निपट गया। लेकिन 1907 में फिर से विवाद हो गया, और उसे कहा जाता है सूरत विभाजन, क्योंकि ये जो हुआ था ये सूरत में हुआ था। अब सूरत विभाजन के नाम से क्यों, क्योंकि दोनों में फिर से विवाद हो गया, उदारवादी और उग्रवादी में। और हुआ किस बात को, उदारवादी चाहते हैं कि अध्यक्ष बने रासबिहारी बोस, और उग्रवादी चाहते हैं अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। साथ ही ये उदारवादी चाहते थे कि अधिवेशन सूरत में हो, और उग्रवादी चाहते थे सूरत जो अधिवेशन हो वो नागपुर में हो। अब उग्रवादियों की यहाँ पर कोई भी बात नहीं मानी गई, ना तो उनका अध्यक्ष बनाया गया, ना उनका स्थान
लिया गया। तो इस बात से दोनों काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए उग्रवादी कि उनकी ना तो जगह चूज़ हुई और ना ही उनका अध्यक्ष चूज़ हुआ, और इसीलिए उदारवादियों की जगह भी चूज़ हुई सूरत में और रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया। अब इस बात से दोनों में विवाद हो गया, और जब दोनों में विवाद हो गया तो यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलता है उदारवादी और उग्रवादी दोनों का हो गया विभाजन। और जब विभाजन हो गया तो उस कारण यहाँ पे हमें गर्म दल और नरम दल या उदारवादी और उग्रवादी दोनों का विभाजन देखने को मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं सूरत विभाजन के नाम से, क्योंकि ये सूरत में हुआ था, सूरत अधिवेशन में 1907 में। फिर 1960 में मुजफ्फरपुर बम कांड। अब इस मुजफ्फरपुर बम कांड में एक अधिकारी था अंग्रेज किंग्सफोर्ड, और उस पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, और दोनों ने जब बम फेंका तो किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन उसमें अंग्रेज महिलाएं मारी गईं। अब जब मारी गईं तो प्रफुल्ल चाकी ने तो डर के मारे आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस, ये पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी 19 वर्ष की आयु में। इसीलिए खुदीराम बोस सबसे कम आयु में फांसी प्राप्त करने वाले युवक बने थे। 19 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी हो गई थी। 1908 में ही अलीपुर षड्यंत्र देखने को मिलता है। तो अलीपुर ये था पश्चिम बंगाल में, और अरविंद घोष के द्वारा ये षड्यंत्र किया गया था, क्योंकि ये अंग्रेजों की एक आर्मरी थी और उस आर्मरी को लूटा था अरविंद घोष के द्वारा। और इसमें अरविंद घोष और उनके साथियों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जिसमें CR दास, जो हमारे चित्तरंजन दास थे, उनकी सहायता से अरविंद घोष की जमानत हो गई थी। फिर बात आती है 1909 में। तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने हिंदू मुस्लिम एकता को और ज़्यादा डिवाइड करा, और उन्होंने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम में दोनों में और ज़्यादा विवाद हो गया। 1911 में हमारा दिल्ली दरबार तीसरा लगा, और ये लॉर्ड हार्डिंग के समय लगा, और इसी समय बात कही गई जो बंगाल विभाजन था उसका फैसला रद्द कर दिया गया। तो इसमें हमारी दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो बंगाल विभाजन का फैसला था, तो बंगाल विभाजन का फैसला तो किया गया रद्द, तो इसका फैसला रद्द किया गया। और दूसरा अगर देखा जाए, जो राजधानी थी वो राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट हो गई, राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाया गया। तो ये दो बातें यहाँ की सबसे ज़्यादा मेन थी। अब 1912 में जब दिल्ली राजधानी हस्तांतरित हो रही थी, तो उसी दिन जो हार्डिंग था, वो हार्डिंग चांदनी चौक के निकट दिल्ली में एंट्री कर रहा था। अब चांदनी चौक के निकट उस पर बम फेंका गया, उसी घटना को बोला गया हार्डिंग बम कांड या चांदनी चौक घटना। उसके बाद फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, और गदर पार्टी की स्थापना हुई तो इस पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई, और गदर इसकी पत्रिका थी। और उस पत्रिका को अगर देखा जाए, सबसे पहली बार अगर बात आती है तो जो गदर पत्रिका थी वो उर्दू भाषा में पेश की गई या प्रकाशित हुई। और उसके बाद फिर बात आती है 1914 की। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण। तो ये एक जापानी जहाज था जिसे भारत से एक व्यापारी थे गुरुदत्त सिंह, उन्होंने किराए पर लिया, और किराए पर लेकर भारत से ये गए कनाडा, और कनाडा सरकार ने इस जहाज को वापस लौटा दिया। तो इसी वजह से यहाँ पर इस घटना को जाना जाता है कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से। तो ये एक जापानी जहाज था। तो ये पूछा जाता है कि ये कामागाटा मारू क्या है, तो ये एक जापानी जहाज। और फिर 1915 में गांधी जी भारत आए। तो 1915 में गांधी जी भारत लौट के आएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अगर देखा जाए तो 11 से लेकर 11, 12, 13, 14 और 15। तो 11 में राजधानी ट्रांसफर हुई। अब जब राजधानी ट्रांसफर हुई तो लोगों ने गुस्से में फेंक दिया बम, यानी बम कांड। और जब बम फेंका गया तो यहाँ पर गदर मच गया, तो यानी कि 13 में गदर पार्टी। और 14 में अगर देखा जाए, जब गदर मच गया तो लोग जहाज पकड़ के भाग गए। और जहाज कौन सा पकड़ा? कामागाटा मारू जहाज पकड़ के भाग गए। और 15 में अगर देखा जाए तो 15 में फिर जब सब भाग गए तो आए कौन? डंडा लेके गांधी जी। तो गांधी जी इंडिया आए और उन्होंने फिर चीज़ों को संभाला। तो 11 में राजधानी चेंज हुई, राजधानी चेंज होते ही बम फेंका गया, और जब बम फेंका गया तो गदर मच गया, और जब गदर मच गया तो जहाज पकड़ के भाग गए, और जब भाग गए तो कोई नहीं बचा, तो फिर कौन आए? गांधी आए। तो अब 1915 में यहाँ पर आगमन किसका होगा? गांधी का। तो गांधी जी का भारत आगमन। अब इसी में नेक्स्ट हमारा आता है 1916 में। अभी हम गांधी जी की आगे बात करेंगे। तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो हमने देखी थी 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज बना था, वो अब बन गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जो 1907 में हमने अभी विभाजन देखा था, सूरत विभाजन। तो लगभग हमारा 9 साल बाद, तो यानी 1907 से, क्योंकि 1907 के बाद में हो रहा है
तो 1907 के बाद में 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ 9 साल बाद मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का। तो मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने समझौता किया और कांग्रेस की तरफ से अंबिका चरण मजूमदार ने समझौता किया। और दूसरी तरफ जो हमारा उग्रवादी दल अलग हो गया था, तो उग्रवादी और उदारवादी इन दोनों का भी समझौता हुआ, जिसे हम बोलते हैं लखनऊ समझौता। और इसमें उदारवादियों की तरफ से एनी बेसेंट थी और उग्रवादियों की तरफ से बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये इंपॉर्टेंट समझौता था जिसे हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है या लखनऊ पैक्ट भी। ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी हुआ और उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में हुआ। इसी में बात आती है फिर हमारी आगे 1917 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ और इसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। अब होम रूल का मतलब होता है गृह स्वशासन। तो गृह स्वशासन यानी हमारा घर है तो हमारे ही रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, और इसकी शुरुआत करी थी एनी बेसेंट ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। अब 1917 में दो तरह का आंदोलन चलेगा, एक तो तिलक का होम रूल लीग आंदोलन और दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन। अब तिलक का जो होम रूल लीग था इसका मुख्यालय था बेलगांव में, और इनका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र और कर्नाटक, और इनके प्रमुख सहयोगी थे एनसी केलकर, और इनकी प्रमुख पत्रिका थी मराठा और केसरी। और दूसरी तरफ था एनी बेसेंट का होम रूल लीग। इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था अडयार मद्रास को, और अडयार मद्रास ये था तमिलनाडु में, और इनका जो क्षेत्र था वो अखिल भारतीय था, मतलब पूरे भारत में इनका क्षेत्र था। और इनके सहयोगी थे प्रमुख सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल, और इनकी पत्रिका थी न्यू इंडिया और कॉमन बिल। तो एनी बेसेंट में अलग चलता है, और यहाँ आपको याद रखना है कि जो तिलक का है तिलक में अलग चलेगा। तो दोनों की पत्रिकाएं, दोनों के सहयोगी, दोनों का मुख्यालय और दोनों के क्षेत्र को आपको याद रखना है। फिर बात आती है 1917 में एक घोषणा हुई जिसे बोला गया अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। और इन्होंने जो मॉन्टेग्यू थे, तो मॉन्टेग्यू हमारे अगर देखा जाए भारत सचिव, और ये चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो इन्होंने भारतीयों को उत्तरदायी शासन देने की बात कही। तो यही घोषणा हमारी इसीलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें उत्तरदायी शासन की बात कही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसी वजह से ये भारतीयों के लिए तो बेकार ही थी। नेक्स्ट, अब हमारे महात्मा गांधी, जो भी हमने बात करी थी कि 1915 में आए, तो ये गए कब थे? तो ये गए थे 1893 में दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी था, मुस्लिम व्यापारी, उसका केस लड़ने गए थे ये दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में ये हो गए रंग भेद नीति का शिकार, और इनका सामान ट्रेन में से उतार कर फेंक दिया गया था। एक स्टेशन था सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन, इनका उस स्टेशन पे जब सामान फेंक दिया गया, क्योंकि कलर रंग भेद की नीति के होते हैं कारण, क्योंकि अंग्रेज गोरे होते थे और ये काले थे, ब्लैक थे, इसीलिए इनका सामान फेंक दिया गया। तो इसी वजह से अब इनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना आई, और इन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की। 1901 में ये एक बार भारत आए थे, और इन्होंने पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए थे, और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी दिनेश बाचा ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में शामिल हुए, तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? दिनेश बाचा। और 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये गांधी जी का पहला आश्रम था। गांधी जी का भारत में पहला अलग है और गांधी जी का पहला आश्रम अलग है। तो ये फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में ही था। और 1909 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज पुस्तक। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही टॉल स्टाई एक फॉर्म और इंडियन ओपिनियन एक पत्रकार भी, एक हमारा अखबार भी, न्यूज़पेपर भी इन्होंने निकाला था इंडियन ओपिनियन के नाम से दक्षिण अफ्रीका में। और उसके अलावा फिनिक्स तो आश्रम था, इसके अलावा टॉल स्टॉय एक फार्म की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में की। और 1909 में इन्होंने स्वराज पुस्तक की लिखी। और फिर 1915 में जब ये गांधी जी वापस भारत आए, तो इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती में एक आश्रम खोला, और ये गांधी जी का भारत में पहला आश्रम था। और साबरमती में ये साबरमती नदी के किनारे था अहमदाबाद में, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता। और इस समय इन्होंने अपना जो गुरु था वो बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले को। और जब ये जिस समय भारत में आए थे, तो उस समय 1914 से लेकर 1918 में यहाँ पर चल रहा है वर्ल्ड वॉर, और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता, अब जब अंग्रेजों की सहायता करी तो अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दी केसरे हिंद की उपाधि, अंग्रेजों की सहायता करने पर। अब इसी बात का इन्होंने अगर देखा जाए, इन्होंने सोचा कि अंग्रेजों का साथ देंगे तो ये भारतीयों का साथ देंगे, पर जब 1918 में युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भारतीयों का साथ नहीं दिया, जिस बात से
गांधी जी अंग्रेजों से नाराज हो गए और जगह जगह इन्होंने अब अपने आंदोलन शुरू किए। तो अब इनका जो पहला आंदोलन होगा तो 1917 में बिहार के चंपारण में होगा। और बिहार के चंपारण में जो आंदोलन था, इसके यहाँ एक समस्या चल रही थी, तिनकटिया प्रथा और तकाबी ऋण। और इस समस्या के बारे में मैंने बताया था राजकुमार शुक्ला द्वारा। तो राजकुमार शुक्ल द्वारा इस समस्या के बारे में बताया गया तिनकटिया प्रथा और तकाबी ऋण। तो तिनकटिया प्रथा यानी कि अगर आपका खेत है तो उसमें 1/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है। और तकाबी ऋण यानी अगर आपको कोई फसल उगानी है तो उसके लिए एडवांस में जो लोन दिया जाता है तो उसी को बोला जाता था तकाबी ऋण। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा समस्या थी तिनकटिया प्रथा और तकाबी ऋण की। तो ये समस्या बिहार में थी। अब यहाँ पर गांधी जी ने अपना आंदोलन चलाया और इसमें इनके सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी। और इसी आंदोलन के दौरान जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि भी दी थी। लेकिन इस आंदोलन का विरोध NG रंगा के द्वारा किया गया था और NG रंगा ने इस आंदोलन में गांधी जी का विरोध किया था। लेकिन ये आंदोलन पूर्णतः जो था वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ और इसके बाद में गांधी जी को यहाँ पर पहली बार महात्मा की उपाधि मिली। और ये गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था। उसके बाद में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू हुआ और यहाँ पर जो बोनस था, तो जो मिल के मजदूर थे उन्हें बोनस को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद था, तो मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में। इसीलिए आंदोलन चला अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इस आंदोलन में इनके प्रमुख सहयोगी थे अनुसुईया बेन और अम्बलाल साराभाई। तो ये प्रमुख सहयोगी थे। उसके बाद में 1918 में एक आंदोलन इन्होंने शुरू करा, खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन ये गुजरात के खेड़ा में था, जो मालगुजारी को लेकर जबरदस्ती अंग्रेज लगान वसूल रहे थे, तो उसी के खिलाफ था ये। और इसमें प्रमुख सहयोगी थे इनके सरदार पटेल और गुजरात सभा में भी इनकी जो थी महत्वपूर्ण भूमिका थी खेड़ा आंदोलन के दौरान। और गुजरात सभा के जो अध्यक्ष थे वो खुद गांधी जी थे। फिर 1909 में एक कानून आया, रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट या जिसे हम बोला जाता था काला कानून। और इस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। मतलब किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था शक के आधार पर। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, क्योंकि इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और जनता, अब कहा यह जाता है कि वहाँ पर वो अपना त्यौहार मना रहे थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मतलब उन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। अब उस कारण यहाँ पर जनरल डायर था, तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी और इसी घटना को जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना गया। अब ये उस समय का काफ़ी बड़ा नरसंहार था, तो इस कारण जो वायसराय की कार्यकारिणी में थे शंकर नायर, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। और जो साथ ही टैगोर थे, तो टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो ये काफ़ी बड़ा नरसंहार था। उसके बाद फिर 1919 में एक आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में भी उत्तरदायी शासन देने की बात कही गई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर 1919 में एक आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पर जो खिलाफत आंदोलन था वो अली बंधुओं के द्वारा चल रहा था, एक शौकत अली और दूसरे अली बंधु। तो ये दोनों ही हमारे जो अली बंधु थे, तो इन दोनों ने एक आंदोलन शुरू करा, खिलाफत आंदोलन। और ये तुर्की में जो मुस्लिम धर्म का धर्मगुरु था खलीफा, उसके सपोर्ट में आंदोलन चल रहा था। लेकिन 1924 में ये आंदोलन तब समाप्त हो गया जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी और कमाल पाशा ने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। और जब पद ही समाप्त हो गया तो आंदोलन भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो गया। 1921 में 20-21 में बात आती है, तो 1920-21 में बात आती है असहयोग आंदोलन। तो 20-21 में हमारा असहयोग आंदोलन देखने को मिला, लेकिन ये भी बंद कर दिया गया कब, जब 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हो गई गोरखपुर में। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई गोरखपुर में, और इस घटना के दौरान एक गोरखपुर में थाने में आग लगा दी गई, जिसमें पुलिसकर्मी कई मारे गए। तो इस घटना को चौरी चौरा घटना बोला गया और इसी घटना के चलते असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी दास के द्वारा की गई, क्योंकि उस समय यहाँ पे जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो देश में बिल्कुल शांति छाई हुई थी और अंग्रेजों का मनमानी चल रही थी। और उसी के विरोध को निपटाने के लिए अब एक नई धारा आएगी, नई विचारधारा आएगी कि हम विधानसभा के अंदर से बैठ के लड़ाई लड़ेंगे। तो इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाई।
फिर 1924 में गांधी-दास पैक्ट हुआ, यानी महात्मा गांधी और सी.आर. दास के मध्य एक समझौता हुआ। एक तो अभी हमने लखनऊ पैक्ट देखा और ये दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा गांधी-दास पैक्ट, जो गांधी और सी.आर. दास के बीच में हुआ था 1924 में। और इसके बाद में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी वो गांधी के द्वारा की गई। अब इसी दौरान कुछ हमारे अन्य प्रमुख दल देखने को मिलते हैं। तो अन्य प्रमुख दलों में 1918 में हमें देखने को मिलता है इंडियन लेबर एसोसिएशन, और उसके बाद में 1915 में हिंदू महासभा, जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाई गई थी। 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो अगर बात करें तो सत्यभामा और एम.एन. राय के द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई, लेकिन 25 में इसका मुख्यालय मुंबई में शिफ्ट हो गया। फिर बात आती है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे शॉर्ट में बोलते थे HRA। तो HRA की स्थापना 1924 में हुई, और उसके बाद में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना हुई थी 1928 में। उसके बाद में 9 अगस्त 1924 को जो हमारा HSRA था, तो उसी के लोगों ने 9 अगस्त 1924 को काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया, और ये जो था तो ये काकोरी ट्रेन थी जिसमें 8 डाउन ट्रेन लखनऊ सहारनपुर जो डाउन लाइन थी, तो उस पर ट्रेन को लूटा गया था, और उसी घटना को काकोरी के निकट लूटा गया था, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया काकोरी षड्यंत्र। और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को पुलिस ने पकड़ा था, और इन चारों ही व्यक्तियों को अलग अलग जगहों पर फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई, और शहीद अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। और नेक्स्ट फिर हमारे आते हैं 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या। तो जो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हुई, तो वो सैंडर्स था, तो सैंडर्स की हत्या जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, तो उस कारण उसका जो दोषी था वो सैंडर्स था, इसी कारण उसकी हत्या की गई, जिसे जाना गया सैंडर्स की हत्या के नाम से, और इसकी हत्या 17 दिसंबर 1928 को की गई। उसके बाद में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। तो यहाँ पर भगत सिंह ने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसी को जाना जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। और यहाँ बम के साथ इन्होंने पर्चों को भी फेंका, और उस पर्चों पर लिखा हुआ था कि बहरे कानों को अपनी आवाज़ सुनानी है। तो 8 अप्रैल 1929 की घटना थी, और उसके बाद में इसी घटना को बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र, क्योंकि ये लाहौर में फेंका गया था, और इसी के चलते भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। और इसमें 3 व्यक्ति थे, BRS यानी आप शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को ही 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और गांधी अगर चाहते तो इसे फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अहिंसा के साथ, तो जो बात करते थे वो अहिंसा की बात करते थे, ना कि हिंसा की। फिर आगे हमें देखने को मिलता है 16 फरवरी 1933 को चटगांव शस्त्रागार कांड हुआ, और जो चटगांव शस्त्रागार, तो चटगांव आप इस समय करंट में अगर देखा जाए तो ये पड़ता है बांग्लादेश में, लेकिन उस समय ये भारत में हुआ करता था, और यहाँ एक शस्त्रागार था, और यहाँ पर इस शस्त्रागार को लूटा गया था सूर्यसेन के द्वारा। और सूर्यसेन ये कांग्रेस के समर्थक थे, और इनकी एक पार्टी थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा जो सूर्यसेन की थी, उसके द्वारा चटगांव शस्त्रागार को लूटा गया था 16 फरवरी 1933 को, और इसी के चलते सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। और सूर्यसेन एक टीचर थे प्राइमरी के, तो इसीलिए लोग इन्हें प्यार से मास्टर दा के नाम से भी जानते थे, इन्हें उस समय मास्टर दा भी कहा जाता था, और इस घटना के चलते इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। फिर 1927 और 28 में साइमन कमीशन आया भारत, और साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत मुंबई में पहुंचा था। और 1928 में फिर आई नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे मोतीलाल नेहरू। और इसके बाद में फिर बात आती है 1929 में जिन्ना फॉर्मूला या जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। तो जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्रीय मांगे रखी, इधर नेहरू रिपोर्ट ने, कांग्रेस ने अपनी बातें रखी, और जिन्ना ने मुस्लिम लीग की मांगे रखी। तो नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे दोनों 28 और 29 में देखने को मिलती हैं। और 1929 में ही लाहौर अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने अगर देखें तो इन्होंने हमारा जो कांग्रेस का अधिवेशन था, तो कांग्रेस का अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को
रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया और उस दिन कह दिया कि हम आज से आज़ाद हैं। तो आज़ाद हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने सभी भारतीयों से कहा कि प्रत्येक 26 जनवरी को अब आप मनाना स्वतंत्रता दिवस। तो इसीलिए लाहौर अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बात कही गई थी प्रत्येक 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 से आप शुरू कर दो स्वतंत्रता दिवस मनाना। और यही इन्होंने बात करी थी पूर्ण स्वराज की। तो लाहौर अधिवेशन के दौरान ही पूर्ण स्वराज की बात कही गई, जबकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात कही थी और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही गई। और 31 जनवरी 1930 को गांधी की 11 सूत्रीय मांगे थी। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने भी अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी थी कांग्रेस की तरफ से कि भारतीयों के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने उस मांग को मना कर दिया, जिस पर गांधी जी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। तो इस बात के लिए यहाँ पर गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों की बात आती है। फिर उसके बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और सविनय अवज्ञा मतलब अगर देखा जाए विनय के साथ किसी की आज्ञा की अवहेलना करना, यानी उसकी आज्ञा की अवज्ञा करना। और इसी आंदोलन के दौरान 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू करी और वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो आपको दांडी यात्रा की डेट याद रखनी है, 12 मार्च को शुरू हुई और 5 अप्रैल को खत्म हुई। और गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलते हैं हमें यहीं 1930, 31 और 32। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। और गांधी ने जो दूसरा वाला था 1931 वाला, तो राजपूताना जहाज से इंग्लैंड गए थे 1931 में इस गोलमेज अधिवेशन में भाग लेने। लेकिन अगर बात आती है तीनों में किसने भाग लिया, तो तीनों में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और यहीं पर 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता देखने को मिलता है, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन थे और गांधी थे, तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और इसी समझौते को बोला जाता है दो महात्माओं का मिलन। और ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं या फिर गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे हमारा एक इम्पोर्टेंट था लखनऊ पैक्ट, ऐसे ही हमारा यहाँ पर एक देखने को मिलता है यहाँ पे गांधी इरविन समझौता या फिर हमारा दिल्ली समझौता। फिर बात आती है 1931 में। 1931 में कराची अधिवेशन ये एक विशेष अधिवेशन था और इस दौरान गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, क्योंकि गांधी जी अगर चाहते भगत सिंह को फांसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर गांधी जी के कारण भगत सिंह को कुछ लोग मानते थे कि उन्हें फांसी हुई है, तो इसीलिए गांधी जी का विरोध किया गया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जिस बात पर गांधी जी ने कहा कि गांधी मर तो सकता है परंतु गांधीवाद रहे नहीं। फिर बात आती है 1932 में। 1932 में बात आती है हमारी कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पांचाट की। तो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पांचाट ये आया था 1932 में। और उसके बाद में फिर हमें देखने को मिलता है 1932 में गांधी तथा B.R. अम्बेडकर के मध्य समझौता, और इसको बोलते हैं हम पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट हमें यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट समझौते देखने को मिलते हैं। गांधी इरविन समझौता हो गया, गांधी B.R. अम्बेडकर समझौता हो गया, और हमारा अगर देखा जाए तो गांधी और C.R. फॉर्मूला हो गया। तो जो हमारा गांधी और C.R. के बीच में समझौता हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें लखनऊ समझौता हुआ है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट समझौते हैं। तो गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, और ये जो समझौता हुआ था, अब उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। तो जब दोनों के बीच में यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ, यानी इसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जब दोनों के बीच में समझौता हुआ तो B.R. अम्बेडकर ने तो अपनी जगह साइन कर दिए, लेकिन गांधी यरवदा जेल में थे, तो गांधी के स्थान पर मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात आती है हमारी 1934 में। 1934 में एक नई पार्टी निकल के आई, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और ये पार्टी आई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और इन्हीं को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, और यही अगर देखा जाए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी थे। फिर आता है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम, और 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसी के द्वारा 1937 में भारत से म्यांमार अलग हो जाता है, और भारत में अगर देखा जाए तो एक हाई कोर्ट की स्थापना भी होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें RBI जो था, RBI की स्थापना भी हमारे भारत शासन अधिनियम के तहत ही होगी। तो इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है हमारा, एक तो RBI की बात आती है, और दूसरा अगर देखा जाए भारत म्यांमार की बात आती है, और तीसरी हमारी बात आती है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। तो ये 3 बातें हमारी इस अधिवेशन की इंपॉर्टेंट, और इसी के तहत होंगे चुनाव, और चुनाव होंगे 1937 में। तो 1937 में प्रांतीय चुनाव जो हुए थे वो हुए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और इसके बाद में फिर बात आती है 1938 में
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा गुजरात में, जिसमें अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। और उसके अगले साल फिर से 1939 में 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, और त्रिपुरी था मध्य प्रदेश में। यहाँ पर फिर से एक बार अध्यक्ष चुना गया सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस ने इसमें गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया, जिस बात पर गांधी और सुभाष चंद्र बोस में हो गया विवाद। और जब विवाद हो गया तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद में इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। फिर आगे हमें देखने को मिलता है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के पवनार से। और महाराष्ट्र के पवनार से जब इसकी शुरुआत हुई तो ये गांधी जी ने शुरू करा था, और इसके प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। तो यहाँ पर विनोबा भावे का नाम इंपॉर्टेंट है। और इसके दूसरे सत्याग्रही बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो पहले नाम इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से शुरू हुआ, महाराष्ट्र के पवनार से, और पहले सत्याग्रही कौन है, विनोबा भावे। फिर 1940 में ही आता है अगस्त प्रस्ताव, और जो हमने देखी थी अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा हुई थी 1917 में, और अगस्त प्रस्ताव आया है 1940 में। और 1940 में ही अगर देखा जाए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, और ये मांग इकबाल के द्वारा की गई थी। लेकिन जो पाकिस्तान शब्द था इसका प्रयोग चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया। तो पाक की अगर बात आती है तो यहाँ पे पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, और स्थान की अगर बात आती है तो यहाँ पे इंडस नदी यानी सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र, पंजाब, अफगानिस्तान और कश्मीर और इंडस नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र था उसी को बोला गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने, और इसकी मांग जो करी थी वो इकबाल ने करी थी, और मुस्लिम लीग ने इसकी मांग 1940 में की। और 1942 में आया क्रिप्स मिशन, और इसे लेके आए थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स। लेकिन इस मिशन का जो बहिष्कार किया वो बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि उनका पृथक निर्वाचक मंडल की कोई बात नहीं गई थी। उसके बाद फिर 1942 में एक और हमारा आंदोलन शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, और आंदोलन शुरू होते ही आधे घंटे के अंदर अंदर सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सभी जितनी भी इसमें भारतीय जनता थी इसे पूर्ण रूप से तैयार थी, और उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। और इसीलिए जितने नेता गिरफ्तार हुए तो वो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, और ये पूरे भारत में चल रहा था। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई शामिल था। और इसी के दौरान हमारा कांग्रेस रेडियो था, तो उषा मेहता थी। उषा मेहता ने भूमिगत रह के लगातार कांग्रेस रेडियो से प्रचार प्रसार किया। फिर आती है हमारी 1944 में समानांतर सरकार। तो 1944 में दो सरकारें चली थी, एक तो सतारा में बाईवी चौहान के नेतृत्व में चली, और दूसरी बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में चली, जिसमें सतारा की सरकार सबसे लंबी सरकार थी। तो दो सरकारें चली समानांतर सरकार 1924 में, सतारा में बाईवी चौहान और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। फिर 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज के विचार आया, और ये जो विचार आया ये मोहन सिंह के मन में आया, और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गठन किया, और बाद में इसके जो अध्यक्ष बने वो बने सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद में फिर आया CR फॉर्मूला यानी 1944 में। तो CR दास यानी चितरंजन दास ने अगर देखा जाए अपनी बातें रखी, उसी को बोला गया CR फॉर्मूला। फिर 1945 में लाल किला मुकदमा। जब 1945 में जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया, तो उस कारण जापान कमज़ोर हो गया, और जापान ही आज़ाद हिंद फौज की सहायता कर रहा था। लेकिन जब जापान खुद ही ख़त्म हो गया तो उस कारण अगर देखें तो आज़ाद हिंद फौज ने भी घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। और जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया लाल किले में, जिसे लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है, और ये आज़ाद हिंद फौज पर चलाया गया। उसके बाद में फिर 1945 में बेवल समझौता हुआ या शिमला सम्मेलन हुआ। ये 1945 में देखने को मिलता है, मुस्लिम लीग के साथ ही समझौता हुआ। और उसके बाद में फिर बात आती है 1946 में। 1946 में आया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा बनाने की सहमति दे दी। और कैबिनेट सदन में 3 सदस्य थे, एक तो हमें देखने को मिलते हैं सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में आए थे, उसके अलावा AB अलेक्जेंडर, और तीसरे थे सर पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जिन्होंने भारत में संविधान सभा की नियुक्ति की बात कही गई या स्थापना की बात कही। तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सर पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, और तीसरा नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स। उसके बाद में 20 फरवरी 1947 में बात आती है एटली की घोषणा।
जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने घोषणा की कि जून तक अगर देखा जाए तो हम भारतीयों को उनको सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, यानी हम उन्हें आज़ाद घोषित कर देंगे। और ये जो बात आती है, ये बात हमें देखने को मिलती है 3 जून योजना, क्योंकि माउंटबेटन के द्वारा ये योजना बनाई गई थी कि भारतीयों को सत्ता दे दी जाए। तो माउंटबेटन ने ये योजना बनाई थी, 3 जून को बनाई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना। इसी को बोलते हैं इस्मा प्लान या बाल्कन प्लान या डिक्री बर्ड प्लान। तो बाल्कन या इस्मा या डिक्री बर्ड ये जाने जाते हैं माउंटबेटन योजना, और ये आई थी 3 जून को, तो 3 जून 1947 को। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर दिया गया और भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया। और भारत के पहले जो हमारे अगर देखा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे तो वो बने जवाहरलाल नेहरू, और भारत के जो पहले गवर्नर थे तो वो थे हमारे अगर देखा जाए माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के अगर बने हैं बाद में पहले भारतीय तो वो बने सी राजगोपालाचारी। और 1947 में ये जो हमें 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया, और ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसे भारत को घोषित किया गया। तो गाइस ये हमारा पूरा हिस्ट्री कवर हो गई। इसमें जितना भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे स्टार्टिंग से हमारे आंदोलनों को जितने भी मेन फैक्ट्स थे वो हमने सभी कवर किए हैं। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट लगता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं अपना। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, और अपना पैट का पेपर अच्छे से दे के आएँ। तो बेस्ट ऑफ लक योर पैट एग्ज़ाम। Thank you guys, thanks for watching and thanks for support.